हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स। ठीक है, तो सब लोग अपने पास हेडिंग डाल लो, डिबेंचर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो तुम लोगों के इंटरमीडिएट में जाके आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स है, वही जो तुम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखा है अपने पास। ठीक है, तो लिखना शुरू करेंगे। पहले इसके बारे में हम सब लोग हेडिंग डालो, डिबेंचर्स। आओ लिखेंगे। अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड, अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड issued by a company, issued by a company acknowledging a debt, acknowledging a debt and contains provisions and contains provisions regarding repayment of principal and interest, regarding repayment of principal and interest। आगे हेडिंग डालो नीचे छोटी सी, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। लिखना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, it is a fixed interest bearing security। Second point, interest is payable, interest is payable at a predetermined fixed rate, at a predetermined fixed rate। Third point, the original sum is repaid, the original sum is repaid at a specific future date, at a specific future date or it is converted into shares or other debentures, into shares or other debentures। Fourth point, it may or may not create a charge, it may or may not create a charge on the assets of a company, on the assets of a company as security, as security। Next, it can be bought or sold, it can be bought or sold through a recognized stock exchange, through a recognized stock exchange at a price above or below, at a price above or below its face value,
इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, आओ जी पहले हल्का हल्का नज़र मारें डिबेंचर्स क्या है। अब जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे सारे पढ़ के आ चुके हैं अपने पास डिबेंचर्स क्या है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिबेंचर्स क्या है? जब कंपनी आम जनता से पैसा उठाती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स बट एज अ फॉर्म ऑफ लोन, तो उसको बोलते हैं अपने पास डिबेंचर्स। वैसे वो लोन के फॉर्म में डिपॉजिट्स भी उठाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स भी उठाते हैं। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक तरीके से सेम है। डिपॉजिट्स भी उठाती है पब्लिक कंपनी, बट वो थोड़े कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इंडिया में आप डिपॉजिट्स लेना चाहते हो अगर, तो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ले सकते हो एक कंपनी, ठीक है। बट 3 साल से ज़्यादा अगर लेना है तो फिर वो डिपॉजिट नहीं इशू कर सकते, तो उसके लिए फिर उनको इशू करने पड़ते हैं डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। तो एक तरीके से पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं और लोन के फॉर्म में उठा रहे हैं फॉर मोर देन, ज़्यादातर 3 ईयर्स रहेगा वो, और उसको फिर बदले में एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है जिसने पैसा दिया है कि हाँ मैंने कंपनी को लोन दिया, कंपनी इस बात को अप्रूव कर रही है। तो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट लिया, इस बात को वो हाँ कर रहे हैं, हाँ हमने लिया, ये बात मान रहे हैं, और साथ साथ क्या कह रहे हैं कि हम आपको इस लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे और ये पैसा आपका वापस कर देंगे इस तारीख पे। तो वो डेट ऑफ रिडेम्पशन, पैसा कब वापस किया जाएगा, ये बात पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, या ये पैसा वापस करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा पैसा वापस करेंगे, कुछ मान लो प्रीमियम पे वापस करेंगे क्या, वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये सब डिबेंचर के अंदर लिखा हुआ होता है। अब इसके एक बार जल्दी से नज़र मारो अपने पास फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट जो रेट होगा यहाँ पे वो फिक्स रहेगा, आप इसमें चेंजेस नहीं करोगे। एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, 5% तो 5%, 10 है तो 10। आगे, इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट की जो डेट होगी वो पहले से बता दी जाएगी कि 6 महीने में पे किया जाएगा, हर 6 महीने में पे करेंगे, 3 महीने में पे करेंगे, या पूरे 1 साल बाद ही पे करेंगे। कब पे करेंगे वो डेट पहले से बता दी जाएगी। आगे, द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स। ये जो पैसा है, ये पैसा कंपनी कब वापस करेगी, डेट ऑफ रिडेम्पशन बता देते हैं, या पैसा देगी या पैसे की जगह पे शेयर्स या कोई और डिबेंचर्स देगी, ये बात भी बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे लोन लिया, तुमसे लिए मान लो मैंने 10,000 रुपये, फिर रीपेमेंट डिसाइड होती है कि 6 महीने बाद रीपे करूँगा। 6 महीने में जो तुम मेरे से पैसा लेने आए, तो एक ऑप्शन था कि मैं तुम्हें पैसा दे दूँ, दूसरा ऑप्शन है मैं हिमानी का फ़ोन ले लूँ, ले ले। दूसरा ऑप्शन है कि हम उनको, मैं तुम्हें पैसे देने की बजाय वापस कुछ और दे दूं, अपनी घड़ी दे दूं, अपना मोबाइल दे दूं, कुछ और दे दूं। तो मैंने क्या किया, पैसे देने की बजाय कुछ और दे दिया। तो सेम चीज़, डिबेंचर्स का पैसा वापस देने की जगह पे आप उनको शेयर्स या कोई और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो। नेक्स्ट, 4th पॉइंट क्या है हमारे पास, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी एज सिक्योरिटी। जिसका मतलब क्या है, असेट्स को हम सिक्योरिटी में के तौर पे उनके पास गिरवी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गिरवी रखा जाए, अगर आप गिरवी नहीं रखोगे तो फिर आप हायर इंटरेस्ट पे कर दो और वो लोग शायद तब लोन दे देते हैं। जैसा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे लोन दो और मैं तुम्हें बदले में कोई असेट नहीं दूंगा एज मॉर्गेज, तो तुम क्या करोगे, लोन नहीं दोगे। तो तुमसे लोन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दूंगा कि चलो 10% की जगह पे 15% ब्याज दे दूंगा, 50% ज़्यादा ब्याज दे दूंगा। तो फिर ये सुन के तुम शायद दे भी दो, ठीक। नेक्स्ट, 5th पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी बॉट और सोल्ड थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। क्या कर सकते हैं हम, शेयर डिबेंचर्स को चाहे तो अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो हम वहाँ से खरीद भी सकते हैं और वहाँ से बेच भी सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, असेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, असेट गिरवी रख सकते हैं लोन के बदले। नेक्स्ट, अब डालो अपने पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स।
डालो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। डालो इसमें पॉइंट नंबर ए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। पॉइंट नंबर बी, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सेकेंड पॉइंट, on the basis of convertibility, इसमें डाल लो पॉइंट नंबर ए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। थर्ड पॉइंट, on the basis of permanence, on the basis of permanence। इसमें डाल लीजिए पॉइंट नंबर ए, रिडीमेबल डिबेंचर्स पॉइंट नंबर बी, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, on the basis of negotiability। डालो इससे पॉइंट नंबर ए, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेयरर डिबेंचर्स। और पांचवा, on the basis of priority। फर्स्ट चार्ज डिबेंचर्स और बी, सेकंड चार्ज डिबेंचर्स। ठीक है, चलो जी, तो एक बार नज़र मारते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमारे 10 तरीके के हैं, जिनको आप 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि क्या जो लोन लोगों ने दिया है पब्लिक ने कंपनी को, क्या उसके बदले उनको कोई असेट मिला है एज मॉर्गेज, एज हाइपोथिकेशन, एज अ चार्ज। 2 तरह के डिबेंचर हो गए, पहला सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर समझ में आ रहा होगा, ऐसे डिबेंचर्स जिनको बदले में, लोन देने के बदले में कोई असेट गिरवी रखा गया उनके पास। और अनसिक्योर्ड कौन से हो गए, जिनके पास कोई असेट गिरवी नहीं रखा गया। ठीक है, वैसे टेक्निकली अगर देखोगे तो कंपनी वो असेट डिबेंचर होल्डर्स को दे नहीं देती कि आप रखो और हम अपने पास दूसरे असेट से काम कर लेंगे। नहीं, असेट कंपनी अपने पास ही रखती है, बस उनका नाम या उनके लिए एक चार्ज क्रिएट करवा देती है। चार्ज क्रिएट कैसे होता है, ये तुम इंटरमीडिएट में जब लॉ पढ़ोगे वहाँ पे एक चैप्टर है
पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करके, वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा कि कैसे चार्ज क्रिएट करते हैं आरओसी के पास जाके, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि एक्चुअली में असेट कंपनी नहीं दे देती, वो सिंपली क्या करती है, असेट अपने पास रखती है, बस नाम पे रखवा देती है कि गिरवी ये इस इंसान के नाम पे है। यानी कि अगर कंपनी बेचने की नौबत आई, बंद करने की नौबत आई, तो वो असेट जो है वो बेचेंगे, जब उससे बेच के जो पहला पैसा आएगा वो उन्हीं डिबेंचर्स को मिलेगा, सिक्योर्ड वालों को। अनसिक्योर्ड वाले हो गए जिनके पास कोई असेट मॉर्गेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे चुके होंगे अभी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने जब उनको पैसा दे रहे हो, तो जब पैसे वापस कर रहे हो तो पैसे एक्चुअली में ना दे के उनको कुछ और दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, इक्विटी प्रेफरेंस, या फिर कोई और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर्स दे रहे हो, ठीक है। तो उनमें पहला हो गया हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल हो गए जो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू शेयर्स या अदर डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल हो गए जो नहीं कन्वर्ट हो सकते। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। तो परमानेंस के बेसिस पे हमारे पास दो हो गए, पहला रिडीमेबल डिबेंचर्स और दूसरा इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स वो हो गए जिनका पैसा आपको वापस करना है कभी ना कभी, और इरिडीमेबल हो गए जिनका पैसा आपको वापस नहीं करना, ठीक है। तो रिडीमेबल का पैसा आप वापस करोगे, ठीक है। तो अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स लेते हो तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के साथ क्लॉज ये है कि आपको 10 साल के बाद रिडीम करना ही करना है, ठीक है। अनसिक्योर्ड आप 10 साल से ज़्यादा भी रख सकते हो, बट रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर आपको रखने हैं तो ज़्यादातर वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं और वो मैक्सिमम टेन्योर उनका 10 साल का होता है। आप उसको खींच सकते हो 20 साल तक अगर आपका जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है आपकी, तो फिर आप सिक्योर डिबेंचर्स को 20 साल तक खींच सकते हो, ठीक है। इरिडीमेबल कौन से हो गए, जिनका पैसा कभी भी वापस नहीं किया जाएगा, वो कंपनी के पास हमेशा पड़ा रहेगा, कंपनी बस हमेशा उस पर ब्याज देती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर, नेगोशिएबिलिटी मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहला आ रहा है रजिस्टर्ड और दूसरा आ रहा है बेयरर डिबेंचर। अगर मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बोलूं रजिस्टर्ड डिबेंचर, कोई तुमसे बोल रहा है तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, रजिस्टर्ड है ये डिबेंचर, तो उसका समझ में क्या आता है, कंपनी ने रजिस्टर कर रखा है, कुछ ऐसा ही है। कंपनी ने जहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम अपने पास रिकॉर्ड्स में रख रखा है कि मेरे इतने डिबेंचर्स इस इंसान के पास हैं, इतने डिबेंचर्स इस इंसान के पास हैं, तो कंपनी ने अपने पास रजिस्टर मेंटेन करा और रजिस्टर में उनके नाम लिख दिए, तो ये हो गए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और ये जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं ये अपना क्या करेंगे, नाम अपने पास मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। और कंपनी इनको कभी भी पैसा वापस करेगी तो जिनका नाम रजिस्टर्ड है उन्हीं को वापस करेगी, किसी और को वापस नहीं करेगी। मान लेते हैं जैसे डिबेंचर पे नाम स्वीटी का लिखा है और कंपनी ने अपने पास रजिस्टर कर रखी है, वो पैसा मान लो आके गोपाल कह रहा है मुझे मिल जाए क्योंकि मेरे हाथ में डिबेंचर्स हैं, तो उसको नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी को ही, क्योंकि स्वीटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर हम बात करें बेयरर डिबेंचर की, तो बेयरर का मतलब होता है जो उसको बेयर कर रहा है, बेयर मतलब बर्दाश्त, जो उसको लेके घूम रहा है, जिसको अपने साथ रख रहा है। तो बेयरर डिबेंचर में कंपनी अपने पास नाम नहीं लिखती कि किसके पास है, कंपनी सिंपली क्या कहती है, आप जिस मर्जी को डिबेंचर दे दो मैं उसको पैसे दे दूँगा, तो जिसके भी हाथ में होगा वो आके कंपनी से इसका पैसा ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी कंपनी नाम लिखेगी नहीं अपने पास, ठीक है। और लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हमारे पास दो डिबेंचर्स हैं, पहला है फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, वैसे थर्ड चार्ज फोर्थ चार्ज ऐसे भी हो सकता है। कोई आइडिया किसी को फर्स्ट चार्ज डिबेंचर्स क्या होंगे और सेकंड चार्ज डिबेंचर्स क्या होंगे? हाँ, इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट इनको पहले देंगे फर्स्ट चार्ज वालों को, ओके। बाकी लोग किसी और को कोई नहीं? आओ जी देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे लेटर सपोज कंपनी के पास ये एक प्लांटर मशीनरी है, इस प्लांटर मशीनरी की वैल्यू है मान लो 80 लाख रुपए, ठीक है। अब कंपनी को लोन चाहिए
बैंक से मांगने गए, बैंक ने मना कर दिया, तो फिर पब्लिक के पास गए, पब्लिक से कहते हैं प्लीज़ हमें लोन दे दो। पब्लिक पूछती है बदले में वो क्या दोगे, असेट क्या दोगे, तो उन्होंने बोला हम ये प्लांट और मशीनरी गिरवी रख देंगे। ठीक है, तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, मान लो 10% डिबेंचर्स, और इन 80 लाख के प्लांट और मशीनरी पे मान लो 30 लाख का लोन उठा लिया। डिबेंचर होल्डर्स क्या पैसा दे देंगे कि 30 लाख के लोन के बदले 80 लाख का असेट गिरवी रख रहे हैं, क्या डिबेंचर होल्डर्स पैसे देंगे? देंगे, क्योंकि उनको सफिशेंट वो मिल रहा है, असेट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अभी भी कितना असेट फ्री है? 50 लाख का असेट फ्री है। तो क्या होता है, कंपनी को कुछ टाइम बाद दोबारा पैसा चाहिए, तो कंपनी ने नए डिबेंचर्स इशू करे। ठीक है, और उनको क्या कह रहे हैं, असेट कौन सा गिरवी रखेंगे, ये वाला प्लांटर मशीनरी। तो वो क्या कह रहे हैं, अरे ये वाला प्लांटर मशीनरी तो तुमने किसी और को दे रखा है। तो क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट चार्ज डिबेंचर है, आपका हम क्रिएट करेंगे सेकंड चार्ज डिबेंचर। तो क्या कह रहे हैं, नहीं हमें कोई भी हमें सेकंड आना पसंद ही नहीं, हमें तो जी फर्स्ट ही चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अरे नहीं भाई तुम ले लो, कुछ नहीं है। कह रहे हैं नहीं, तो फिर कंपनी ने उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दिया कि लो जी आप 12% डिबेंचर ले लो, ब्याज का ज़्यादा ले लो और 20 लाख रुपए हमें दे दो। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, और ये क्या हो गए, अब सेकंड चार्ज डिबेंचर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज का, कि अगर कंपनी बंद होने की नौबत आई तो जब आएगी तो प्लांटर मशीनरी बेचा जाएगा ये वाला, इसको बेच के जो पैसा आएगा वो सबसे पहले किसको मिलने वाला है, फर्स्ट चार्ज डिबेंचर को। यानी कि बेच के जो पैसे आए उसमें से 30 लाख पहले इसको मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे सेकंड चार्ज वाले को, जो बैलेंस में अच्छा बच जाता है। ठीक है, तो अगर इनके पूरे अमाउंट पे हो चुके हैं फिर भी पैसा बच जाता है सेट बेच के, तो कंपनी रख लेगी। कुछ बच्चों को लगता है वो ले जाएंगे, नहीं। मान लो ये प्लांटर मशीनरी बेचने की नौबत आ गई और सेल करके पैसे मिले 60 लाख, तो 60 लाख में से 50 लाख तो ये लोग ले जाएंगे, बच गए 10 लाख, वो कंपनी अपने पास रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसा भी इन्हीं डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। चलें आगे, नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं अपने पास अकाउंटिंग एंट्रीज। हेडिंग डालो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें लिखो पहली चीज, डिबेंचर्स कैन बी इशूड, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार कॉमा प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। और एट अ डिस्काउंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड either at par or at a premium, full stop. Debentures can never be redeemed at discount, debentures can never be redeemed at discount। ठीक है, तो डिबेंचर्स के केस में आप जब डिबेंचर्स इशू करोगे तो वो इशू तीनों केसेस में हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट पे क्या शेयर्स इशू हो सकते हैं? नहीं, एक केस था जहां मैंने बताया था हो सकते हैं, कहां पे, जब हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स।
अच्छा, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो हम रिडीम करेंगे या तो एट पार या फिर एट अ प्रीमियम। हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करेंगे। मतलब कि आपने डिबेंचर्स से पैसे लिए मान लो 10 लाख और वापस कर रहे हो सिर्फ 9 लाख, 1 लाख कम दे रहे हो, ऐसा कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता। तो ये नहीं हो सकता, पार या प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं और इशू पे पार प्रीमियम या डिस्काउंट लग सकता है। ठीक है, तो अब हम अपने पास मल्टीपल केसेस बनाएंगे जहाँ पे इशू कर रहे हैं एट पार, रिडीम कर रहे हैं एट पार, इशू कर रहे हैं एट पार, रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम, इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, रिडीम कर रहे हैं एट पार, इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट पार और इशू एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। तो हमारे पास 6 केसेस हैं जो भी हमें अपने पास बनाने, हर 6 केसेस की एंट्री अपने पास करेंगे। अच्छा, डिबेंचर्स शेयर्स की तरह हैं, ठीक है, यानी कि इनमें जर्नल एंट्री सेम रहेगी और इनका भी पैसा या तो लमसम में ले लिया जाता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो हमने पार लमसम वाली और इंस्टॉलमेंट्स वाली दोनों एंट्रीज अपने पास शेयर्स में कर ली है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स और लमसम दोनों। तो मैं यहाँ पे ना इंस्टॉलमेंट्स मेथड वाली नहीं डिस्कस कर रहा, वो तो मैं आती है कि पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, फाइनल कॉल ड्यू होता है, ऐसे करता चल जाता है। तो मैं ये वो नहीं कर रहा, हम यहाँ पे सारी लमसम वाली एंट्रीज करेंगे अपने पास, जहाँ पे इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इस तरीके से केसेस बनाएंगे अपने पास। ठीक है, तो आ जाओ लिखना शुरू करो अपने पास। सबसे पहले आ रहा है हमारा केस 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, कॉमा रिडेम्पशन एट पार। तो डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीम भी कर रहे हैं पार पे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल बनाओ, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू ₹100 या 1000 ले लो, इशूड एट पार, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू 12%, redemption value is equal to 1000, जर्नलाइज। ठीक है, तो हम एक सिंगल के शेयर, सिंगल डिबेंचर ले रहे हैं कि 1000 रुपये एक डिबेंचर है, जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी बस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो सवाल कह रहा है कि डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो है 1000 और इनको हम इशू कर रहे हैं कितने पे, पार पे, और जब रिडीम करेंगे तो रिडीम भी किस पे करेंगे, पार पे। 1000 का डिबेंचर 1000 रुपये भी वापस करेंगे। हमने जर्नल एंट्री करनी है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट की एंट्रीज हम बाद में करेंगे, अभी के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इशू की एंट्री करेंगे। तो आओ, चैप्टर हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स है, तो इशू वाली एंट्रीज ही डिस्कस करनी है हमने। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू लंपसम एंट्री क्या करते हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000, और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। जब भी इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट डिबेंचर्स के नाम के पहले जुड़ के आएगा एज अ प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे तुम अपने नाम के आगे मिस्टर मिस लगाते हो, वो प्रीफिक्स होता है। तो ये भी प्रीफिक्स के तौर पे पहले लिखा हुआ आएगा, और ये भी आएगा 1000 से। तो 1000 पे इशू करा, 1000 पे रिडीम कर रहे हैं, तो यही दो एंट्रीज होंगी बस एट द टाइम ऑफ इशू। आगे करें, नेक्स्ट अगला करो, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। केस 2 हो गया हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्रीमियम। रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट पार। तो इशू प्राइस लेट अस सपोज 1100, ठीक है। तो हमने इशू डिबेंचर्स करा एट प्रीमियम, रिडेम्पशन करा एट पार। अब देखो 1000 के डिबेंचर के इशू करे 1100, तो हमें पैसे कितने मिलेंगे डिबेंचर्स पे? 1100। 1000 रुपये की फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 1100, तो हम 100 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। क्या हो गया, नहीं आया? 1000 के डिबेंचर के कितने इशू पे, इतना इशू कितने किस प्राइस पे कर रहे हैं? 1100, तो 100 रुपये हम ज़्यादा मांग रहे हैं, तो हमारे लिए प्रीमियम हो गया। जब वापस करेंगे तो कितने पे करेंगे? पार पे, 1000 पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं या पार पे रिडीम कर रहे हैं? पार पे। पार कहाँ से पता चलता है? फेस वैल्यू से। इशू प्राइस से देखते हैं कुछ बच्चे कि सर देखो 1100 मांगे थे, 1000 दिए हैं, तो 100 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे तो आप मना कर रहे थे। जब भी देखना है पार है या प्रीमियम, तो हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करो। तो फेस वैल्यू 1000, बदले में 1000, तो ये पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है, आओ। तो 1000 की चीज़ की 1100 मांगे, तो हमें पैसे भी 1100 मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1100, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1100 से डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आएगी जैसे शेयर कैपिटल में आती थी, और साथ साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100। ठीक है, नेक्स्ट अगला करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। तो मान लो ये है 950, क्वेश्चन नोट कर लो। ये हमारा केस 3 हो गया। क्वेश्चन नोट कर लिया? तो देखो डिबेंचर है 1000 का, इशू कर रहे हैं 950 पे, रिडीम कर रहे हैं 1000 पे। तो ये केस बना जहां हमने डिबेंचर इशू करा डिस्काउंट पे, 1000 रुपये के बदले 950 ही मांगे, और रिडीम कर रहे हैं 1000 पे। तो कंपनी ऐसा क्यों करेगी? कंपनी ऐसा क्यों करेगी कि 1000 रुपये लेने की बजाय सिर्फ 950 ही ले रही है? अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की, या फिर कोई ले नहीं रहा, कोई पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? अरे भाई तू सस्ते पे ले ले, तू मुझे कम पैसे दे दे बट ले ले, ठीक है।
तो यहाँ पे इशू हो रहा था डिस्काउंट पर रिडीम हो रहा है रिडीम हो रहा है पार। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से करूं? 950, क्योंकि बैंक में 950 रुपये ही आएंगे। 50 रुपये हमारे को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हम कहाँ डालेंगे? वो 50 रुपये का जो नुकसान है वो हम कहाँ डालेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू। उसमें डालेंगे। और 12% डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी और फेस वैल्यू है 1000। ठीक है, कर ली नोट। नेक्स्ट केस 4, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार issue of debentures at par, redemption at premium। करें, केस बनाए। तो डिबेंचर इशू हो रहा है एट पार का मतलब है इशू प्राइस क्या रही होगी? 1000। और रिडीम कर रहे हैं एट अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब 1000 से ज्यादा दे रहे हैं। कितना देना चाहोगे ज्यादा? 1100। लो जी 1100। तो 1000 के बदले 1000 मांगे तो बैंक में कितने आएंगे? 1000 की 1100। बैंक में आएंगे 1000। बट जब रिडीम करने की बारी आएगी तब प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान से देखना, हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो डालेंगे 1000, बट हमें आज जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तभी दिख रहा है कि 1000 मांग तो रहे हैं, वापस 1100 करने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है ना, इसके दो चेहरे हैं। जैसे एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं, वैसे ही 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है इसके भी दो चेहरे हैं। दो चेहरे से मेरा मतलब क्या है कि क्योंकि हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है, तो ये एक लॉस है। साथ ही साथ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी है। करेक्ट, इसके दो चेहरे हो गए ना। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? जब हम ड्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1000 डालेंगे। 100 रुपये क्योंकि नुकसान हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे एज लॉस ऑन इशू। ठीक है, 12% डिबेंचर्स में हमेशा क्या आएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 1000। तो सिक्के का पहला चेहरा तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा चेहरा क्या है? दूसरा चेहरा क्या है उसका? लाइबिलिटी। पहला चेहरा तो लॉस का है ना, दूसरा चेहरा किस चीज का है? लाइबिलिटी का। तो वो रिकॉर्ड करनी है, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से। ठीक है, अच्छा सर अब ये लॉस हो ही गया है तो इस लॉस को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो ये लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? कोई आइडिया याद है? 12th में कराया जाता है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L और एक और चीज से होता है। ये लॉस दो जगह से राइट ऑफ हो सकता है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखवाऊंगा, वैसे मैं अभी बता रहा हूं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, या हम जिसको बैलेंस शीट में सरप्लस के नाम से दिखाते हैं ना,
बैलेंस शीट में देखा होगा ना अपने कैश फ्लो, जब तुमने पढ़ी थी क्लास 12 में, तो सरप्लस के नाम से बैलेंस शीट में दिखता था, या तो उससे या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम या इससे। ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व से नहीं होता, कैपिटल रिजर्व से अलाउड नहीं है। कभी 1 मार्कर्स में आ गया कि ट्रू और फॉल्स में आ गया, कि ट्रू और फॉल्स भी आते हैं अकाउंट से, पता है ना तुम्हें ये बात, तो ट्रू और फॉल्स में आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी सॉरी लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, तो फिर वहां पे क्या करके आना है, फॉल्स, उससे राइट ऑफ नहीं हो सकता। इट कैन बी रिटर्न ऑफ ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, चलो अगला केस 5, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। हमने डिबेंचर्स इशू करे प्रीमियम पे और रिडीम भी करे प्रीमियम पे। तो अगर इशू करे प्रीमियम पे तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसे ज़्यादा मांगे, तो लेट अस सपोज 1000 के बदले 1050 मांगे, और जब रिडीम कर रहे हैं तो 1100 पे रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, केस नोट कर लो। कर लिया, आ जाओ। तो पहली एंट्री में अमाउंट कितना आएगा जल्दी, 1050। ठीक है, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1050। अब देखो फिर वही 1000 के बदले 1100 दे रहे हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके दो चेहरे, एक लॉस और एक लायबिलिटी, तो फिर इसमें भी लॉस ऑन इशू 100 से आ जाएगा, 12% डिबेंचर्स में फेस वैल्यू ही आएगी, और प्रीमियम आ जाएगा जो लायबिलिटी का अमाउंट है, यानी कि 100 रुपये। क्या ये मैच हुआ है? लॉस ऑन इशू 50 से आएगा। अच्छा, 1000 के बदले 1100 दे रहा है, तो ये तो मैच ही नहीं हुआ। ओ माय गॉड, क्या करें अब? यहाँ तो 1150 आ रहा है, यहाँ पे 1100 ही आ रहा है। अब लॉस ऑन इशू में 50 होगा। क्यों 50 होगा है? सिक्योरिटी प्रीमियम, नालायकों, 1000 के बदले 1050 मांग रहे हो, तो 50 रुपये ज़्यादा नहीं मांग रहे हो फेस वैल्यू के हिसाब से, तो 50 रुपये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉस को कम करवाने पे लग रहे हैं, लॉस में 50 रुपये ले लो। वही मैंने बोला था ना, नालायक आंखें खोलेंगे नहीं, क्या कहेंगे कि यहां से देखो, यहां से है ना, यहीं से देख रही थी, अभी बोला था गधे मिलते हैं, मिल गए, देखो। अब देखो 1150 1150, कर लिया? सोनू जल्दी किया कर।
नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा केस 6, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो केस बना दिया मैंने, डिबेंचर्स इशू करेंगे डिस्काउंट, मतलब 1000 का डिबेंचर के बदले पैसे कम लिए, तो लेट अस सपोज 950 रुपये लिए, रिडीम करा एट अ प्रीमियम, तो रिडेम्पशन वैल्यू हमने ले ली 1100। जल्दी से सवाल नोट करो। करें तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा, 1000, 950 या 1100? 950, क्योंकि पैसे 950 ही मांग रहे हैं उनसे हम। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 950। लॉस ऑन इश्यू में कितना डालूं, 100। बट तुम क्या कर सकते हो, ये जो 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं इसको भी लॉस ऑन इश्यू में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 रुपये का तो नुकसान तो यहाँ हो रहा है और 50 का नुकसान यहाँ हो रहा है। 1000 की चीज़ के 950 ले रहे हैं तो 150 रुपये हो गया। वैसे तो तुम इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू के तौर पे डालते हो, बट चाहो तो लॉस ऑन इश्यू में भी डाल सकते हो। ये बात तुम्हें स्कूल में भी सिखाई गई होगी कि दोनों एक ही होते हैं। तो इसको आप 150 कर सकते हो, 100 + 50 करता रहे, फिर कहेगा मैंने नोट नहीं किया है। तो और नहीं आगे पेज, 4 लाइन ही रह रही है, अगला पेज नहीं है। मेरी 4 लाइन रह गई है। हाँ, तो 950 + 150, 12% डिबेंचर्स में आएगा हमेशा फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में कितना डालूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में कितना डालें, 100। और सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डालें, कुछ नहीं, शेयर प्रीमियम पे इशू ही नहीं हुआ है। ये तो पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, चेक कर लो। जब टीडीएस नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, तो आओ एंट्री लिखो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। और दूसरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू
डिबेंचर होल्डर। अगला व्हेन इंटरेस्ट इज पेड along with TDS। इसमें भी दो केस, TDS इज गिवन, दूसरा TDS इज नॉट गिवन। तो अगर TDS इज गिवन तो हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और इसमें एक और एंट्री होगी, TDS पेएबल डेबिट टू बैंक। और अगर TDS गिवन नहीं है तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और ये वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बस एक नोट डाल दो वैसे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैन बी पेड क्वार्टरली, कॉमा हाफ ईयरली और एनुअली बाय द कंपनी। फुल स्टॉप। The above entries will be repeated. The above entries will be repeated based on payment of interest. Based on payment of interest. तो अगर कंपनी ये इंटरेस्ट क्वार्टरली पे कर रही है, हर 3-3 महीने में एक बार पे कर रही है, तो फिर ये एंट्री 4 बार होगी। अगर कंपनी हाफ ईयरली पे कर रही है यानी कि 6 महीने में, तो यानी कि एंट्री ऊपर वाली 2 बार होंगी, और अगर एनुअली है तो सिर्फ 1 बार होगी। ठीक है। आगे लास्ट लाइन और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, to statement of P&L at the end of the year, at the end of the year। हम इंटरेस्ट वाली एंट्रीज तो 4 बार, 2 बार या 1 बार करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री सिर्फ 1 बार करेंगे, वो भी ईयर एंड पे, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अगर कभी बीच में प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ रहा है, 3-3 महीने बना रही है कंपनी प्रॉफिट लॉस, 6 महीने बना रही है, तब वो बीच बीच में प्रॉफिट लॉस में डालती चली जाएगी। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि कंपनी साल में एक ही बार बुक्स बनाती है, तो इंटरेस्ट एंट्री ट्रांसफर करने वाली पीरियड में एक ही बार होगी। बट कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को ना हर क्वार्टरली अपने बुक्स बनाने होते हैं। ठीक है। तो वो फिर उतने हिसाब से पीरियड में डालते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस और इंटरेस्ट पे सवाल और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने वाला ट्रीटमेंट बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है। आज ही क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।